वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। डेट है 9 सितंबर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मोदी बाइडेन वेलकम प्रोग्रेस इन डिफेंस टाइज। पहला मुख्य मुख्य फ्रंट पर यही है, फ्रंट रूम पर यही है। तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, जो हिंदी विद्यार्थी हैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मोदी और बाइडेन ने रक्षा संबंधों के में प्रगति का स्वागत किया है। ठीक है, अब ये जॉइंट स्टेटमेंट हाईलाइट है, इसको पढ़ लेते हैं। संयुक्त वक्तव्य में जेट इंजन, सशस्त्र ड्रोन और WTO विवाद निपटान पर सौदे पर प्रकाश डाला। और पीएम कहते हैं भारत अमेरिका वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने में दोस्ती का एक महान भूमिका निभाती रहेगी। प्रधानमंत्री और यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन ने शुक्रवार को अमेरिका में अधिसूचना प्रक्रिया पूरी होने का स्वागत किया। भारत में GF और F414 जेट इंजन बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ वाणिज्य समझौते के बीच बातचीत की शुरुआत के लिए 29 अगस्त को कांग्रेस नेताओं ने दोनों देशों के बीच 7वें और आखिरी विश्व व्यापार संगठन विवाद समाधान की। जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शाम को नई दिल्ली पहुंचे और सीधे प्रधानमंत्री के पास गए। बिलेटरल मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी का अधिकार आवास योग बैठक शनिवार रविवार को संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें फिर क्या क्या कहा गया है, देखते हैं हम लोग। द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, राष्ट्रपति बाइडेन अनुरोध पत्र पर जारी का एक स्वागत किया और रक्षा मंत्रालय ने भारत के रक्षा मंत्रालय ने 31 जनरल श्री ब्रिटेन और प्रशस्त्रित इन इंटॉमिक्स MUX 98016 स्काई गार्जियन और 15 सीगवार डायन दूर की संचालित विमान को उनके संबंधित उपकरण खरीदेगा, जो खुफिया जानकारी को बढ़ाएगा। भारत की निगरानी और टोलेन की क्षमताएं बढ़ेगी। ठीक है, जिससे सार्थक बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत करते हुए खुशी हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर कहा कि हमारे देशों के बीच दोस्ती और भलाई को आगे बढ़ाने के लिए महान भूमिका निभाती रहेगी, तथा ये संयुक्त बयान है। ठीक है, ये G20 की अध्यक्षता के दौरान की गई है। ये अभी फ्रंट पेज पे नहीं है, ये 4 नंबर पेज पे इसके बारे में दिया गया। हालांकि ये इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बहुत सारे राष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें खास नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये है कि अब ये है G20 की रिकमेंडेशन, क्या क्या रिकमेंडेशन हुई है। ठीक है, अभी के समय में हमारे क्या क्या G20 की रिकमेंडेशन हुई है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्या क्या हमारे रिकमेंडेशन के रूप में आई है। ठीक है, इंडिया की सिफारिशें क्या क्या है, क्या क्या वैश्विक सुधार हो सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो है वैश्विक आर्थिक के लिए विश्लेषण वसूली। ठीक है, और वैश्विक STS एक्सलेशन फंड, सार्वजनिक वस्तुओं के वित्त पोषण के लिए गुंबद की क्षमता उभारना, MCD की सामना करने के लिए वित्तीय क्षेत्र, विश्व में MSMI की पहुंच को सुधार और पूंजी की लागत कम करना। ये की पॉइंट है, ये अगर नहीं याद होगा ना तो एग्ज़ाम में ये इकोनॉमिक के नज़रिए से और GS2 के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या रिकमेंडेशन हुई है, क्लाइमेट के नज़रिए से भी है, और उसमें बहुत सारे डिजिटल रूप से है, टेक से है, और कार्य कौशल गतिशीलता के भविष्य पर है। 20 में अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक क्या क्या सुधार हुए हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन हुई है, इन सब के बारे में है। ठीक है, तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्त समावेशन पे है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इकोनॉमिक वित्तीय समावेशी पर है। वित्त समावेशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से क्षमता के निर्माण का ऊष्मापवन, लिंग और नागरिक फ्रांस पर निर्भर करती है। उधार लेने की लागत कम करना, व्यवसाय से अनुवाददाता की वित्तीय शक्ति को उपयोग करना, सभी खंड सीमा पार पर भुगतान को प्रोत्साहित करे, बीमा बचत को बढ़ाना, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना, समावेशी नीति डिजाइन और गवर्नेंस को बढ़ाना, शासन को बढ़ाना। ठीक है,
डिजिटल परिवर्तन में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, सार्वभौमिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता को संबोधित करे और कम करे, ठीक है। और उसमें क्या है, एमएसएमई डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना, सामंजस्य बनाकर डिजिटल विश्वास को बढ़ावा दे, साइबर सुरक्षा मानक, टेक इनोवेशन और एंटिक में क्या है, वर्चुअल डिजिटल लैब और लाइब्रेरी सेट करना है, और संस्थागत तंत्र बनाए, उद्योग 4.0 प्रोटोकॉल मानकीकरण, गहन और उभरती तकनीक के 920 सहयोग मंच स्थापित करें, संचालित कैंसर और अनुसंधान पर गठन करें। यही सब है ठीक है। आप मैं इसका हिंदी में जो इसका रूपांतरण है इसको एक बैक साइड पे लगाऊंगा, जिससे आप अच्छे से और अच्छी भूमिका के रूप में इसे अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। और अच्छे से इनकी जो भी की पॉइंट है आप अच्छे से जीएस के पेपर में अच्छे रूप में लिख सकेंगे, ठीक है। और इसमें फिर क्या है, कार्य कौशल और उसके बीच में है कार्य कौशल गतिशीलता का भविष्य, फ्यूचर ऑफ वर्क स्किलिंग एंड मोबिलिटी, ठीक है। उसके बाद पालक और सतत विकास उसमें की दुनिया को काम की दुनिया को बदलने में, ठीक है। फिर एक्सेस्ड वर्कफोर्स स्केलिंग टू एंड उद्योग की बदलती मांगे, मिलान के लिए वैश्विक कार्यबल, ठीक है। तो ये सब की पॉइंट, इसको याद करना जरूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब की पॉइंट बहुत ही बेहतरीन होते हैं और इसको अच्छे से लिखेंगे, जिससे से की पॉइंट और पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे तो नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज इफ़िशियंसी, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और संसाधन दक्षता के बारे में क्या क्या है, किस चीज़ के बारे में हमारे सिफारिशें की है, नेट जीरो ट्रांजिशन को तेज करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने, ठीक है, में सुधार और प्रयास, न्याय संगत की लचीला सुनिश्चित करना, ठीक है, ये सब के बारे में। प्रचार के लिए ढांचे, नीतिगत व्यवस्था और वित्त पोषण मॉडल पर नीति निर्माण था, ठीक है। इसके लिए व्यवसाय के लिए ESG बिजनेस क्या क्या है अडॉप्ट किया है, ठीक है। अडॉप्ट सार्वभौमिक और सक्षम ESO मानकों को प्रकटीकरण पर अपनाए, समावेशी और न्याय संगत ESO कार्यान्वयन भागों को अपनाने में तेजी लाने के लिए, जिम्मेदारी को सुख्ता करने के लिए, ठीक है। व्यवसाय में लचीले और आपदा को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत और माध्यम से प्रबंधन रूपरेखा है, ठीक है। 20 में अफ्रीकी आर्थिक एक इसमें क्या है, 20 में अफ्रीकी क्या है, ठीक है, सुनते हैं इसके बारे में अच्छे से। एकीकरण, अफ्रीकी संघ मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महत्वाकांक्षी स्थायी रूप से पहल करने के लिए कृषि को बदले और संरचना को समर्थन करे के माध्यम से अफ्रीका का परिवर्तन और सार्वभौमिक बिजली की पहुंच, ठीक है। और व्यवसाय उद्धरण पहल, मतलब कि ये सब जो की पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने की पॉइंट है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम की पॉइंट ही पर ही चलता है, जीएस के पेपर की पॉइंट पर ही चलता है। तो मैंने सबको बता दिया है की पॉइंट हिंदी में, जिसको आप अच्छे से लिख सकेंगे। ये ना बहाना बनाए कि हमारे लिए हिंदी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, मैं आपके लिए हिंदी की सुविधा बेहतरीन लाया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप ये समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये एडिटोरियल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल, इसको पढ़ते हैं आखिर ये एडिटोरियल कहना क्या जाता है। जो आईपीसी और सीआरपीसी की जो अमेंडमेंट हुई थी उसके ही बारे में है, ठीक है। तो इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि एडिटोरियल में कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। एडिटोरियल आखिर कहना क्या चाहता है, ठीक है, उसको समझते हैं। जब तक नहीं समझेंगे तो होगा नहीं। अब ये है अब एडिटोरियल इसमें क्या कहना चाहता है, आइए देखते हैं हम लोग। अब इसमें एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंट्रोड्यूस द 3 बिल पार्लियामेंट, जो 3 बिल हुए थे, कौन कौन से 3 बिल हुए थे, तो 3 बिल हुए थे, कौन सा,
भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 और इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ठीक है, 1860 और सीआरपीसी की 1973 की धारा अमेंडमेंट हुई थी और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1872 को ये। तो आज का एडिटोरियल देखते हैं सरकार ने क्या क्या संशोधन किए हैं और आपराधिक कानून के बारे में क्या चेंजेस हुई है और उनके क्या बिग पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा है कहता है कि तक सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता ही दिए हम कि 1972 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः और हालांकि कुछ संशोधन किए गए हैं, न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से कमियां भरी हुई है, कानून समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है। एजेंसीज के बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसी भी पुलिस स्टेशन में संज्ञेय अपराध के पंजीकरण एवं BNSS के स्पष्ट प्रावधान, भले ही अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, ठीक है। हालांकि यह प्रथा है कि FIR दर्ज करना या शून्य FIR दर्ज करने के रूप में जाना जाता है। कई वर्षों से उपयोग है कि BNSS के औपचारिकता और समावेशी शिकायतों को बिना ईंधन भागे मामले पर अधिकार के रूप में दर्ज कराने की मदद मिलती है, ठीक है। ये सब के बारे में है, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अब इसमें 7 सालों से कम कारावास के संज्ञेय के अपराध में कमीशन का खुलासा की है तथा यह ललिता कुमारी बनाम सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अनुपात से भिन्न है। उत्तर प्रदेश 2013 में जहां यह माना गया है कि यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है तो पुलिस के पास FIR दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि प्रारंभिक जांच में कुछ श्रेणियों में बनाई गई है, यह केवल संज्ञेय अपराध पर घटित होने के मामलों पर ही जांच करने के लिए घटित होने के लगाने के लिए थी तथा उनकी सत्यता को जांच करने के लिए नहीं थी। चूँकि प्रावधान में समग्र उद्देश्य के साथ बाकी संज्ञेय मामले की तुलना में कोई बुद्धिमान अंतर प्रतीत नहीं होता है, इसलिए यह भेदभाव संवैधानिक अदालतों के जांच के लिए लायक नहीं हो सकती है, ठीक है। विवाद में शामिल पक्ष प्रारंभिक जांच के लिए 14 दिनों की सीमा को समझौता कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ओर पुलिस इस अवधि को दुरुपयोग कर सकती है तथा सच्चे मामले पर दर्ज करने से बच सकती है। गिरफ्तारी में CRPC के सभी प्रावधान लागू कर दिए गए हैं, ठीक है। गिरफ्तारी से संबंधित सभी CRPC लागू कर दिए गए, सर्वोच्च के अनुपात में शामिल करना उचित है। अवनीश कुमार बनाम बिहार 2014 में अदालत के फैसले पर गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए पुलिस अधिकारी के लिए उचित सामग्री के पास गिरफ्तारी कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य है, ठीक है, उल्लेख करना अनिवार्य है। आरोप व्यक्ति 60 वर्ष की आयु का है, इन 2 श्रेणियों में व्यक्ति को कुछ राहत मिल सकती है, ठीक है। अगर वो 60 वर्ष का है तो उसमें कुछ उसको राहत मिलेगी, अगर वो 60 ईयर का है तो उसमें कुछ राहत मिलेगी, बशर्ते पुलिस की उपाधिचीकरण में न्यायिक रूप से उपयोग करे, पुलिस की जो कार्रवाई है उसको न्यायिक रूप में उसके साथ दे, ठीक है। नए कोड में कम से कम 1 दर्जन श्रेणियों में व्यक्तियों को हथकड़ी लगाने का प्रावधान है, जिन पर अन्य बातों के साथ आतंकवादी कृत्य, हत्या, बलात्कार और एसिड अथॉरिटी जैसे गंभीर अपराधों का आरोप है। राज्य के विरुद्ध आक्रामक या अपराध, इससे निश्चित रूप से पुलिस को जिनके पास कर्मचारी की कमी हो सकती है, हिरासत सुरक्षित की मदद मिलती है, लेकिन हथकड़ी लगाने में मार्गदर्शन के अनुभाग है। यही सब मामले दिए हैं आपराधिक संबंधित, जिससे कि आवश्यक अधिक और संयम अधीन नहीं किया जा सकता। जांच अधिकारी को भगाने या शारीरिक हमले और संभावनाओं के साथ हथकड़ी लगाने के उचित ठहराना होगा। प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। हथकड़ी लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश अभी भी लागू किए। ये GS4 के रिलेटेड है और GS4 से जो नैतिकता पे नीति शास्त्र के ऊपर है, उसमें भी कुछ प्रावधान है जिसको आप समझ सकेंगे और एक एडिटोरियल के रूप में प्रस्तुत हो सकती है 10 नंबर या 15 नंबर के रूप में, ठीक है। अब नए फॉरेंसिक विशेषज्ञ अपराध, नई संहिता में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा अपराध स्थल का अनिवार्य दौरा करने और 7 साल के अधिकतम कारावास को सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना प्रावधान है। लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि क्षेत्र स्तर पर सीमित फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे का एक एहसास होने पर इस खंड को अमल लाने के लिए राज्य सरकारों के लिए एकदम 5 साल का समय दिया गया है। इस अमल लाने के लिए राज्य सरकार को 5 साल का समय दिया गया है, ठीक है। इससे संबंधित सारे कानून दिए गए हैं, ठीक है। और किस मामले में क्या क्या है, जैसे राज्य और बनाम अन्य राज्य बनाम हरियाणा 2013 संहिता है
और फिंगर टेस्ट प्रतिबंध के बावजूद भी परीक्षण के सुप्रीम कोर्ट के लिए अवैध बलात्कार और उत्तरजीवी गरिमा को गोपनीय और उल्लंघन करार दिया गया है। ठीक है। और दिशा निर्देश में जारी किए गए केंद्र सरकार ने अपने स्वयं के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का यह अच्छा अवसर था। कानूनी तरीके से बलात्कार और पीड़ित उत्तरजीवी की पहचान और उजागर करने के लिए प्राधिकरण देने का प्रावधान। यदि पीड़ित नाबालिग है तो निकटतम रिश्तेदार को पहचान का खुलासा करना। यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण अधिनियम के रूप में हटाया जा सकता है। और निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति व्यक्त करते हुए निकटतम रिश्तेदार द्वारा इस तरह के जिम्मेदार सौंपने के उपयुक्त पक्ष नहीं हो सकता। पुलिस हिरासत की अवधि क्या हो सकती है? संहिता में प्रावधान जिसकी आलोचना भौवे चढ़ा दी है वो पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिन से अधिक बढ़ाना। और जैसे किसी आरसीपी और प्रावधान यदि जांच के लिए कोई अतिरिक्त सबूत मिलते हैं तो इसमें पुलिस को आरोपी व्यक्ति दोबारा पूछताछ करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इस प्रावधान में 2 चेतावनी है। विस्तार अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार चाहिए। ठीक है। 60 दिन या 90 दिन की हिरासत के शुरुआती 40 से 60 दिनों के बीच 15 दिनों की सीमा को पार किया जा सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि यदि अपराध 10 साल या उससे अधिक की दंड में हो या ना हो। जैसे कि सीआरपीसी के प्रावधान है कि 60 दिन में 90 दिनों की कुल हिरासत के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने पर पात्र होंगे। अतिरिक्त पुलिस हिरासत में अनुमति देने के लिए विवेक न्यायपालिका पर निर्भर होगा। ठीक है। शहीद दहेज हत्यारों को शामिल करने के लिए संदिग्ध मौतों की न्यायिक जांच का दायरा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। 15 वर्ष की कम आयु की महिला, 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष। सीआरपीसी 65 के बयान के अनिवार्य रिकॉर्डिंग के प्रावधान को ढील दी गई है। इससे अच्छा के आधार है कि उनका निवास स्थान। आशा है कि पुलिस द्वारा इस प्रावधान को दुरुपयोग ना हो शीघ्र ही दिखाई गई है। एक अस्थायी अध्यादेश है जिस जांच के संबंध में संहिता में शामिल किया जा सकता था या पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, खासकर उन मामलों में यह हिरासत में मौत है। ठीक है। गोली और सर्वोच्च न्यायालय और भारत की राज्य मानवीय अधिकार आयोग ने बार बार राज्यों को ऐसे निर्देशों को पालन करने के लिए कहा है। और अदालत की एक अन्य टिप्पणी अपराध स्थल अदालत को स्वीकार बनाने के लिए ड्राफ्टमैन द्वारा पैमाने पर तैयार किए गए हैं। स्कॉट स्केच द्वारा जांच की गुणवत्ता सुधार के लिए संहिता में शामिल किया जा सकता है। ठीक है। ये सब इसके प्रावधान है। मैं इसके स्क्रीनशॉट और इसके हिंदी रूपांतरण को अच्छे से लगाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अब है क्या, इस एडिटोरियल ख़त्म होने के बाद बस ये एक है इम्पॉर्टेंट, क्या ये फिलीपींस कंडेमेंस वाला है। फिलीपींस कंडेमेंस क्या है? फिलीपींस कंडेमेंस इलीगल एक्शन बाय चाइनीज़ बोट इन साउथ चाइना सी। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन नौकावानों के अवैध गतिविधियों को निंदा की है। ये आप जानते हैं इस मामले में क्या क्या हुआ है। फिलीपींस के जो तट हैं वहाँ पर अवैध रूप से जहाज़ को ला रहा है, जिससे फिलीपींस ने इन नौकावाहनों को घोर रूप से निंदा की है। क्योंकि आपको पता है न्यूज़ में ये चल रही है ये मामले। ठीक है। इसको आप मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिसको आप अच्छे से पढ़ सकेंगे और ये समझ सकेंगे ये मामला क्या हुआ है। ठीक है। हिंदी में रूपांतरण है जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है G20 लीड वाला। ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं ये आखिर बोलना क्या चाहता है। ठीक है। अब यहाँ पे रूस के अनुपस्थिति रहने पर भी भारत की G20 में बढ़त प्रभावी है। ठीक है। इसमें ये बोला गया है। ठीक है। किसने बोला है? इसमें ये बोला गया अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का कहना है कि यूएसए के कम आय वाले देशों की मदद और एमडीबी की ऋण देने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने 8 सितंबर को कहा कि यूक्रेन अमेरिकी युद्ध पर जैसे खाद्य और संकट की ऊर्जा की कीमतें बढ़ी है वैश्विक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा है, जिससे इस बार पर जोर दिया जाएगा G20 वैश्विक समस्या संबोधित करने के लिए प्रभावित मंच बना हुआ है। रूस सक्रिय भागीदार के बिना चुनौतियों ब्लॉक की नए दिल्ली सम्मेलन के छोड़ने और व्लादिमीर पुतिन को फैसला संदर्भ है। ट्रेजरी सचिव हैं। ठीक है। G20 के नेतृत्व किए हैं और आए हैं G20 में। और
और ये जो मुख्य रूप है जिसे चिंताओं को दूर करने सहित कई मोर्चों पर प्रभावी साबित हुआ है। ठीक है, G20 को प्रमुख संगठन के रूप में देखते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध और G20 पहल के रूप में सामान्य अनुपस्थिति है। समस्याओं के बावजूद G20 बेहद प्रभावी रहा है। ठीक है, G20 प्रभावी रहा मतलब कि इसमें कौन कौन नहीं आया है? रूस के राष्ट्रपति नहीं आए हैं और चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आए हैं इसके रूप में देखा गया है। ठीक है, अब मूल्यांकन करें तो वार्ताकार में ऐसा करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए पूरक धनराशि उपलब्ध कराने में सक्षम होने का भरोसा जताया है। यह दोहराते हुए वैश्विक विकास के लिए हम जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं वह कि रूस ब्रिटेन पर अपने क्रूर युद्ध को समाप्त करे। और श्री येलेन हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की ताकत को लचीलेपन का आश्चर्य व्यक्त किया। यही सब मामले हैं। ठीक है, और अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने वर्ल्ड बैंक $2.2 बिलियन की फंडिंग और IMF $25 बिलियन का ऋण प्रदान करने की पहल की है, जो कम आय वाले देशों की रियायती वित्त प्रदान करने में मदद करेगा। ठीक है, और ये मेज़बानी के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो इसे हम ज़्यादा नहीं समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उसे समझ लेंगे, जो GS के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट अभी आएगा क्या है इसमें है RBI ने चरणबद्ध तरीके से ICRR को बंद करने का निर्णय लिया है। RBI ने चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात मतलब कि नकद आरक्षित अनुपात को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस उपाय का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में 2000 के नोटों को वापसी सहित विभिन्न कारकों द्वारा उत्पन्न अधिशेल तरलता को अवशोषित करना था। मौजूदा और उभरती तरलता स्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि CRR के तहत जब्त की गई राशि फिर से होगी। RBI ने कहा चरणबद्ध तरीके से पट्टे दिए गए ताकि सिस्टम की तरलता को अचानक झटका ना लगे और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से काम करे। जबकि बनाए गए 1 CRR का 25% 9 सितंबर को जारी किया जाएगा और अन्य 25% 23 सितंबर को और शेष 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। RBI ने पिछले महीने घोषणा की थी कि अनुसूचित बैंकों को 19 मई से 28 जुलाई के बीच अपनी शुद्ध मांग को देनदारियों में वृद्धि पर 10% का I और CRR बनाए रखना होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। और ये CRR क्या होता है इसको एक छोटा सा रूप में लगा दूंगा जिसको आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये कुछ खास नहीं है। रुपीज़ स्नेक 4 days लूजिंग स्ट्रेक गेंस 21 पैसा अगेंस्ट USD मतलब कि भारत की जो पैसा है रुपया है जो और बढ़ी हुई है। ठीक है, क्यों बढ़ी हुई है? 21 पैसा बढ़ी हुई है, तो इसी के बारे में। ठीक है, और चढ़ा हुआ है और कितना हो गया है ये शायद ये $83.02 हो गया है, जो हालांकि 81 या $82 था, जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता गया। ठीक है, ये चढ़ता और ये डॉलर की जो सीमा है वो रुपयों में ऊपर उसकी बढ़ती गई। ठीक है, और कुछ खास नहीं है दोस्तों इस बार। ठीक है, ये लास्ट था और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस बार में। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ। जो मेन फैक्ट है मैंने इसमें अच्छे से हिंदी रूपांतरण कर और अच्छे से समझा दिया आपको कि क्या क्या GS के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और मैंने जो की पॉइंट बताया है उसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपने हैंडमेड नोट बना सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। जय हिंद। और लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, नया चैनल है, इससे पहले जो चैनल था वो ख़त्म हो गया था, मतलब कि स्ट्राइक आ गई थी, 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे और इसमें भी अभी मेरे जो पुराने हैं सब्सक्राइबर धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो आपसे भी आशा करता हूँ कि जुड़िए और रोज़ इसी तरह हिंदू की एक एडिटोरियल को अच्छे से उसका विश्लेषण लाऊंगा, जिससे आपको GS के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी होगी। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।